हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपका लेवल क्या है इंग्लिश में, आप कितना समझ पाते हो और कितना लिख पाते हो। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज इंग्लिश का टाइम है। इंग्लिश जिसको आती है वो एनहेंस कर पाएगा अपनी लाइफ को, तो इसी पे आप काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई आज क्या है। सबसे पहले देखिए फ्रॉम द आर्काइव्स, यानी कि ये कहाँ से है। ये पुराना जो कोई आर्टिकल रहा होगा उन्होंने वहाँ से उठाया हुआ है। और मैं बता देता हूँ, ये मैंने फ्रॉम द हिंदू से लिया हुआ है, फ्रॉम द हिंदू। ओके, देखते हैं क्या है। नो योर इंग्लिश, देखते हैं कि एक्चुअली आप कितना इंग्लिश जानते हो, अपनी जो लेवल है आपका इंग्लिश का वो कितना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और कितना समझ पाते हो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई आज क्या है। तो देन देखते हैं भाई आज क्या है। सबसे पहले एक सेंटेंस को अगर मैं देखूँ, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ सो डैट आई कैन राइट हियर। फर्स्ट सेंटेंस है, कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों में। ठीक है, एक ने बोला गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, क्या बोला, गुड मॉर्निंग सर। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, क्या बोला इसने, गुड मॉर्निंग सर। ओके, ठीक है, बातचीत हो गई। क्या हुआ, गुड मॉर्निंग सर, उसने रिटर्न में जवाब दे दिया। ठीक है, ग्रीट कर दिया। अगर किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं, उसको ग्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीट। तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ पहले। जब न्यू ईयर आती है, क्या आती है, न्यू ईयर। अब तो खैर नहीं चलता, हम लोग पहले क्या भेजते थे, ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे ना, ग्रीट करने के लिए, यानी कि उसे संबोधन करने के लिए। मतलब नई जो ईयर आ रहा है उसको, उसकी खुशियाँ, उसे एक तरीके से अपनी खुशियाँ जाहिर करने के लिए और उसे बताने के लिए, न्यू ईयर है उसकी शुभकामनाएं देने के लिए, सारी चीज़ें हम ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। ठीक वैसे ही अभी भी जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ग्रीट करना। क्या होता है वो काम, ग्रीट करना। ठीक है, अच्छा, तो आगे देखते हैं। तो उन्होंने ग्रीट कर दिया। आगे ये देखिए आप, सर कुड यू गिव सम। क्या आप देखो, कुड का यूज होता है एक फॉर्मल वे में, प्यार से जब बात करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। कुड यू गिव सम सेंटेंसेस, क्या आप कुछ सेंटेंस बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है, गिव का मतलब बताना। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली आप ये नहीं बोलोगे कि हमें दे दीजिए सेंटेंस। कॉमन सेंस लगाइए, कौन से शब्द का कहाँ यूज करना है ये मालूम होना चाहिए हिंदी में भी। तो क्या आप हमें कुछ सेंटेंस बता सकते हैं विद अगो, जो पुराने हो। ठीक है, सिंस एंड फॉर। सबसे पहले देखिए सिंस और फॉर है क्या। अगर मैं सिंस की बात करूं, सिंस का मतलब होता है कि पुराना होने के बाद अभी भी जारी हो। क्या हो, अभी भी जारी हो। ठीक है, और फॉर का क्या मतलब होता है कि किसी समय से लेकर के, मान लीजिए आप 2021 से लेकर के 2022 तक क्या कर रहे हैं, आप लगातार स्टडी की है। ड्यूरेशन आ गया ना, जब भी ड्यूरेशन हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं वहाँ पे। क्लियर हो गया। ओके, आगे देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसे सेंटेंस दे सकते हैं जिसमें जो पुराने रहे हों और अभी भी चल रहे हों, वही सेंटेंस। उसने बोला आल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये लिखा हुआ आई शैल, ठीक है, शॉर्ट बोलेंगे आल। आई शैल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ध्यान रखना, फ्यू के पहले एक आर्टिकल के यूज किया हुआ है आ। कभी भी फ्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा केवल फ्यू लिखने से। जैसे लिटिल लिखने से क्या नेगेटिव बन जाता है, ऐसे ही फ्यू लिखने से भी नेगेटिव बन जाता है। तो द या फिर आ आर्टिकल जरूर यूज करेंगे ताकि सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे। I'll ask a few questions, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड यू आंसर दैम, और आप उनके आंसर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक ग्लिच बता रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ पहले मैं एक्चुअली में इसे हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले सोचने वाली बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इन्होंने लिखा है आल, ठीक है, यानी कि आई शैल आस्क यू, मैं ये फ्यूचर में लिखा हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ग्रामर वाला, बहुत तगड़ा वाला रूल है, ध्यान रखना। आई शैल आस्क आ फ्यू क्वेश्चंस, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। और इन्होंने एंड यानी कंजंक्शन लगाने के बाद यू आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी कोई कंडीशन हो, ठीक है, या कोई साइमल्टेनियसली दो सेंटेंस आए,
तो सबसे पहले वाला आप फ्यूचर में रखेंगे, किस में रखेंगे, फ्यूचर में, फिर रखेंगे आप प्रेजेंट में। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बड़ा रूल है। क्या है, पहले फ्यूचर में रखेंगे फिर प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। व्हेन डिड योर फादर कम हियर, आपके पिता यहाँ कब आए थे। अब कब आए थे यानी कि जन्म भी कब हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है इसका आंसर। तो दो तरीके से आंसर दिया, इन 1964, ठीक है, कब आए थे, 1964 में उनका जन्म हुआ। ही केम हियर 20 ईयर्स अगो, हो सकता है यहाँ पे वो 20 साल पहले आए हो, ठीक है, अगर मैं साल की बात करूँ। यस सर, ही हैज़ बीन हियर सिंस, क्या दे रखा है, सिंस 1964। देखो सिंस लग गया, सिंस के बाद हमेशा फिक्स टाइम आ जाता है, आ गया 1964 डेट आ गई। ये बोला ही हैज़ बीन हियर सिंस 1964, वो यहाँ 1964 से हैं, ठीक है। आगे देखिए, यस सर, हाँ उसने बोला हाँ जवाब दिया यस सर। अब देखिए सिंस का यूज ज़्यादातर केस में परफेक्ट में ही होता है। किस में होता है, कोई भी परफेक्ट जब टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, कोई भी हो वहीं पर यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक मोटी मोटी रफली बात। अब सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता रहूँगा, क्लियर। अब यहाँ से देखिए मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ही केम हियर 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, ठीक है। ये आपका डिजिट में लिखा हुआ है तो ये एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल आपको नाउन देना पड़ेगा, ठीक है। 20 साल पहले आए, उसने बोला हाँ यस सर बिल्कुल। ही हैज़ बीन हियर सिंस 1964, वो कब से यहाँ पे है, 1964 से हैं, ठीक है। उनका एक देखो इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका टोन क्या थी, टोन जो अगर मैं बात करता हूँ, टोन आपकी उसकी एक क्वेश्चन टाइप में थी, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया है। तो जरूरी नहीं है हम ग्रामर तौर पे देखें कि राइटिंग फॉर्म लिखने का अलग होता है, कम्युनिकेशन का अलग होता है, तो ये कम्युनिकेशन वाला है, ठीक है। यस सर, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर, वो कब से यहाँ पर हैं, यानी कितने लंबे समय से। ही हैज़ बीन हियर फॉर 20 ईयर्स, वो 20 साल से यहाँ पर हैं सर, ठीक है। सो मतलब इसीलिए ही केम हियर, वो यहाँ आए थे 20 ईयर्स अगो, इसीलिए वो मतलब 20 साल से यहाँ पे, तो 20 साल पहले ही आए थे। ही हैज़ बीन हियर सिंस 1964, और वो यहाँ रह भी रहे हैं कब से, 1964 से। ही हैज़ बीन हियर फॉर 20 ईयर्स, देखो 20 ईयर्स इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, वही बात उन्होंने रिपीट किया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट विल नो आइस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कट नो आइस, एक फ्रेज है, ये क्या है, ईडियम है या फ्रेज है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। मैं फ्रेज लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, कट नो आइस, इसका मतलब होता है किसी पे प्रभाव ना डाल पाना, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ यहाँ, ठीक है। कट नो आइस का मतलब है या प्रभाव ना डाल पाना, ठीक है, किसी पे प्रभाव ना डाल पाना या किसी को क्या कहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस ना डाल पाना, ठीक है, उसे कहते हैं कट नो आइस। ये बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। आगे देखिए, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट इट विल हैव नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कट नो आइस। और इन इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या उसको प्रभावी बोलेंगे, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावी होता है। इट वुडंट मेक एनी इम्प्रेशन, और इस पर कोई छाप भी नहीं छोड़ पाया, जैसे कहते हैं ना वो मुझे दिल से छू गया, ऐसी कोई बात कर दी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कट नो आइस के अंदर, व्हाट सो एवर, लेकिन कुछ भी हुआ हो लेकिन उस पर प्रभाव नहीं डाल पाना, सिंपल सी बात। इट इज़ पॉइंटलेस, कोई पॉइंटलेस का मतलब कोई मतलब की बात नहीं है। टू मैंशन, जिक्र करना, दिस टू हिम, उसके सामने जिक्र करना कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि उस पर तुम क्या नहीं कर पाओगे, इट विल कट नो आइज विद हिम, इसको क्या नहीं कर पाओगे, इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है डैट इट वुडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, कि इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर। दिस इज ऑलवेज यूज, ये यूज होता है इन नेगेटिव, ध्यान देना, आपको नेगेटिव में ही यूज करना पड़ेगा, नो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
आगे देखिए, यू डोंट एवर से, तुम कभी नहीं कह सकते क्या, दिस विल कट आइस विद हिम। देखो नो नहीं लगाया इन्होंने, कट नो आइस होता है, आप इसे पॉजिटिव में बना दिया इन्होंने, ठीक है, यानी कि इस पर ये तुम पे असर डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल कट आइस विद हिम, ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी फ्रेज है, ऐसे ही बोला जाता है। जैसे मेक आ नॉइस, तो मैं बोलूँ मेक आ नॉइस, ठीक है। अब इन्होंने क्या लगा दिया, आ लगा दिया नॉइस के आगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है ना, मेक अ नॉइस। तो ये फ्रेज हो गई और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और ऐसे ही बोलना पड़ेगा। कट नो आइस होता है तो नो आइस ही बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जार्गन। सर मतलब जार्गन का मतलब क्या है, जार्गन एक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि दो लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं किसी चीज़ में, या टेक्निकल लैंग्वेज होती है और उसमें हम कभी बात कर देते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता है, उसे कहते हैं जार्गन, ठीक है। यानी कि दो ग्रुप के लोग जो आपस में बात करें, तीसरे को समझ नहीं आए, उसे बोलेंगे, उसे ऐसी लैंग्वेज को जार्गन। इट्स अ बिग क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एन अमेरिकन प्लम्बर, एक अमेरिकन प्लम्बर था, ठीक है, रोट टू द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इन अमेरिका, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को लिखा अमेरिका में, सेइंग, ये कहते हुए डैट कि ही फाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, गुड फॉर क्लीनिंग क्लॉग्ड ड्रेन, ये बहुत ही अच्छा है सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। क्लॉग्ड मतलब जो रुका हुआ है, बंद है, क्लॉग्ड का मतलब बंद, ठीक है, जो बंद है उसके लिए बहुत ही अच्छा है उस ड्रेन को। ड्रेन मतलब नाली वगैरह जो चीज़ बंद हो जाती है, पाइप वगैरह बंद हो जाते हैं, उसको साफ करने के लिए अच्छा है। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू नो, जानना, वेदर ही वॉज डूइंग द राइट थिंग, वो ये जानना चाहता था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज़ कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। तभी उसने ब्यूरो को लिखा। द ब्यूरो रिप्लाइड, ब्यूरो ने लिखा, द इफिकेसी मतलब इसकी कुशलता, कार्य करने की क्षमता, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इनडिस्प्यूटेबल, बिल्कुल इनडिस्प्यूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, बढ़िया है। बट द कोरोसिव, कोरोसिव मतलब जो चिपका हुआ होता है, कोरोसिव, रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा कुचा, बचा हुआ, ठीक है, इज इनकम्पैटिबल, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोरोसिव रेसिड्यू इज इनकम्पैटिबल विद मेटेलिक परफॉर्मेंस, मेटेलिक जो धातुओं की चीज़ें बनी होती हैं वहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, ठीक है, ठीक है। ये परमानेंस, और परमानेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ में काम करने की लॉन्ग टाइम तक टिके रहना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू एग्जिस्ट फॉर द इनडेफिनिट ड्यूरेशन, मतलब असमय के लिए, मतलब बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पर टिके रहना, ठीक है। द प्लम्बर, प्लम्बर मतलब जानते ही हो ना, जो क्या नाम है पाइप वाला होता है। रोट बैक, उसने दोबारा लिखा, एंड सैड, कहा, ही वॉज हैप्पी, वो खुश है, डैट दे एग्रीड, वो लोग एग्री इस बात के लिए कि यूज़ किया जा सकता है। ब्यूरो रोट अगेन, ब्यूरो ने लिखा, वी कैन नॉट अज्यूम, हम ये नहीं मान सकते, ये कल्पना नहीं कर सकते, अज्यूम मतलब कल्पना करना, मानना या लेना कुछ चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मतलब जहरीले, एंड नॉक्शियस मतलब खतरनाक, रेसिड्यू जो बचा कुचा रह जाता है, ठीक है, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सजेस्ट डैट यू यूज एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, कि आप किसी दूसरे, ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा, प्रोसीजर मतलब तरीका, कि आप दूसरा तरीका अपना लो, कि हम इस चीज़ का जो प्रोडक्शन बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करने से वो टॉक्सिक हो सकता है, मतलब जहरीला हो सकता है, नॉक्शियस मतलब खतरनाक हो सकता है, बचा कुचा जो मटेरियल बनता है उसका, तो हम बोलना चाहेंगे, ब्यूरो वाले बोल रहे थे कि आप दूसरी चीज़ यूज कर लें। प्लम्बर रोट अगेन, प्लम्बर ने फिर लिखा, सेइंग हाउ हैप्पी ही वॉज, वो कितना खुश था, ही वॉज डैट दे एग्री विद द हिम, कि वो उस बात के लिए एग्री थी कि यूज कर लें। फाइनली द ब्यूरो रोट दस, इस प्रकार लिखा ब्यूरो ने। फिर क्या लिखा, अब ये देखिए बहुत टेक्निकल वर्ड है, आप समझ पाओगे क्या लिखा, देखिए, डोंट यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज मत कीजिए, इट ईट्स द हेल आउट ऑफ द पाइप्स, ये देखिए क्या गजब की बात लिखी है, इट ईट्स हेल आउट ऑफ, ये फ्रीज है
ऑफ पाइप। मैं इसका मतलब बताता हूँ। अब ये देख लीजिए कि हेल आउट ऑफ, पहले तो ये एक फ्रीज है, ईडियम है। इसका मतलब क्या है, मैं इसे दूसरे कलर उससे पेन से लिखता हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। ब्लैक ब्लू कौन सा लूँ, चलो ये रेड ही अच्छा है, इसे आप समझ पाएंगे आसानी से। हेल ब्लू आ गया, हेल आउट ऑफ, ठीक है। ये वर्ड कहाँ यूज होता है, ये वाला वर्ड यूज जब होता है जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। इसका कोई, जैसे मान लीजिए कभी किसी चीज़ से आप डर रहे हो, स्केयर हो रहे हो उसके रिजल्ट से, ठीक है, फ्राइटेन हो रहे हो, क्या हो रहे हो, क्या हो रहा है, स्केयर हो रहे हो, डर रहे हो, फ्राइटेन हो रहे हो कि इसका रिजल्ट अगर होगा वो खतरनाक होगा। हेल आउट ऑफ द पाइप्स, ठीक है, यानी कि ये किसको खा जाएगा, पाइप्स को गला देगा, खराब कर देगा। वेल द प्लम्बर डिड नॉट यूज इट, प्लम्बर इसको यूज नहीं करता है, ठीक है। प्लम्बर अंडरस्टूड, समझ गया था। व्हेन इट वॉज रिटन इन प्लेन इंग्लिश, ये एक नॉर्मल इंग्लिश में लिखा गया है। ही हैड नॉट अंडरस्टूड, वह नहीं समझा अर्लियर, एज इट वॉज ऑल रिटन इन जार्गन, वो पहली वाली लैंग्वेज में नहीं समझ पाया क्योंकि वो लैंग्वेज कैसी थी, जार्गन की थी, एक विशेष टर्मिनोलॉजी की थी। समझ में आ गया कैसे समझ पाते हो कैसे नहीं। जार्गन मीन्स इंटेलिजिबल, जिसको हम समझ नहीं पाए, इंटेलिजिबल जिसको हम समझ नहीं पाए। मीनिंग लेस टॉक, जो कम मीनिंग बताती है। राइटिंग फैमिलियर, ठीक है, जब लिखते हैं तो वो कम फैमिलियर होता है, समझ नहीं पाते। ओनली टू अ ग्रुप, केवल कुछ लोग समझ पाते हैं। और प्रोफेशनल, और जो प्रोफेशन से, उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कभी हेलीकॉप्टर का मैं इंजीनियर रहा हूँ और मैं इसकी कोई टर्मिनोलॉजी बोल दूँ, इसका शब्द बोल दूँ तो समझ में नहीं आएंगे, चाहे कितनी भी आप इंग्लिश जानते हैं। ठीक वैसे ही वो क्या हो गया, जार्गन हो गया। इट इज़ फुल ऑफ स्पेशल वर्क, ये क्या है, स्पेशल वर्क है। नॉन ओनली टू द मेंबर्स, केवल वही मेंबर जान सकते हैं ऑफ अ ग्रुप, स्पेशल ग्रुप के लोग ही जान सकते हैं, हर कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना। आगे देखिए, ईच प्रोफेशन, सारे के सारे जो व्यवसाय हैं, हैज़ इट्स ओन जार्गन, अपनी अपनी क्या रखते हैं, कुछ लैंग्वेज रखते हैं। स्पेशल वोकैबलरी, उनकी स्पेशल वोकैबलरी होती है, शब्दावली होती है। व्हेन इट इज़ यूज्ड आउटसाइड, जब कभी भी हम इसे बाहर यूज करते हैं, ग्रुप के बाहर, इट बिकम्स इंटेलिजिबल, ये कैसी होती है, कम समझ पाते हैं लोग। यू हैव मेडिकल जार्गन, तुम्हारे पास मेडिकल जार्गन हो सकता है, लीगल जार्गन हो सकता है, कॉमर्शियल जार्गन हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक जार्गन हो सकता है, सो ऑन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं, सो ऑन। व्हेन पीपल टेंड टू यूज द लॉन्ग वर्ड, जब भी लोग बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, ट्राई टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, इन ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब घुमा घुमा के बोलना, घुमा घुमा कर बोलना, राउंड अबाउट मतलब ऐसे बोलना कि समझ में नहीं आए। राउंड अबाउट फैशन, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने के लिए, ठीक है। जार्गन आल्सो डिफाइंड स्पीच और राइटिंग फुल ऑफ लॉन्ग, अनफैमिलियर एंड राउंड अबाउट। हम जार्गन को क्या समझ सकते हैं, एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा राइटिंग जो से बड़ा हो और इसे हम समझ नहीं पाएँ। क्लियर। आगे देखिए, जार्गन आल्सो डिफाइन एज स्पीच और राइटिंग फुल ऑफ अनफैमिलियर राउंड अबाउट, मतलब घुमा घुमा के बातें करना, वर्ड और फ्रेज, ऐसी वर्ड और फ्रेज जो से हम समझ नहीं पाए। ओके। राइटर्स अफ्लिक्टेड, राइटर अफ्लिक्टेड बाय, मतलब उससे जुड़ा हुआ है या पीड़ित हो गया, पीड़ित तो नहीं कहेंगे, उससे जुड़ा हुआ है। जार्गन डोंट यूज थिंग्स ओनली यूटिलाइज दैन, इसे यूज मत करो, आप अपने अपनी जगह जब ज़रूरत हो तभी यूज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हर जगह यूज करो। दे नेवर डू एनीथिंग, वे कुछ नहीं कर सकते। ओनली परफॉर्म, वे केवल परफॉर्म कर सकते हैं। दे डोंट कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, किसी काम को कार्यान्वित करना, ठीक है। बट ऑलवेज इम्प्लीमेंट समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू, कैरी आउट का मतलब कार्य करना, कार्य करना। आई विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट वीक, मैं कंटिन्यू करूँगा अगले हफ्ते से। इट इज़ गेटिंग लेट फॉर यू, तुम हो सकता है लेट हो रहे हो। गुड बाय, थैंक यू सर, गुड बाय। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल, या आप आर्टिकल भी बोल सकते हो। आई होप सो कि आप इस आर्टिकल को समझ गए होंगे, इसमें बहुत सारे नए वर्ड मिले होंगे। मैं ऐसे ही आपको वोकैब सेक्शन के लिए लाता रहूँगा, आप बस उसे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।